नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608975238608934455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बिहार बजट 2022-2023 की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जिनसे हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको पहले ही बता दिया जाए कि 67th बीपीएससी में इस पर्टिकुलर वीडियो से या फिर आगे जो हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट एडिशन जो है 2022 का, उस पर जब वीडियो बनाएंगे तो इन दोनों वीडियो से आपके एग्जाम में जो 67th बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। 68th बीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर इसको टारगेट कर रहे हैं, आप जरूर से ज़रूर इन दोनों वीडियोस को देखिएगा, काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। जो लोग 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको पिछले वर्ष का ही इकोनॉमिक सर्वे बजट और करंट अफेयर पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि एज अ कमिटमेंट हम अपने 67th बैच वालों की वीडियो भी दे रहे हैं और पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं कि आप एक रीडिंग इसको देख लें जरूर से ज़रूर, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आप जो है एज लें। यदि विशेष परिस्थितियों में अगर ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो, लेकिन संभावनाएं मैं एक बार फिर कहूँगा कि बेहद कम है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को 2022-2023 वित्तीय वर्ष के लिए इतने करोड़ रुपए का बजट विधानमंडल में पेश किया। बजट की राशि भी कभी कदार पूछी जाती रही है, तो ये बजट की राशि है बजट 2022-2023 की। ये राशि आपको करोड़ रुपयों में इतनी याद रखनी होगी। ये बजट है 2,37,691.19 करोड़ रुपयों का बजट विधानमंडल में पेश किया गया था। उसके बाद इसमें वही सारे ट्रेंड्स बताए जाते हैं कि पिछली बार की तुलना में क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्या घटी हैं। 2022-2023 का कुल व्यय बजट का अनुमान इतना है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से बढ़ गया है। हर बार लगभग बढ़ ही जाता है पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में जो भी व्यय होने वाला होता है। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, ये दर पूछी जा सकती है। तो 8.88% की वृद्धि हुई है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय अनुमान में। ठीक है, कुल बजट व्यय अनुमान की तुलना में, जो कि पिछले वर्ष किया गया था, इसकी तुलना में बजट व्यय में 8.88% की वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान जो है इतना रखा गया था। ठीक है, और ये कुल बजट का 57.83% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में जो है इतना था। पुराना आपको याद नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं एग्जाम में पूछी जाएंगी। बस ये देखना है कि कितने प्रतिशत जो है ये रहा है आपका, ये 57.83% रहा है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कुल बजट का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट में सुशासन के कार्यक्रम। सुशासन के कार्यक्रम क्या है? 7 निश्चय। 7 निश्चय हमने पिछले वर्ष भी पढ़े थे, इससे पेपर में सवाल भी आया था 66 में। तो 7 निश्चय में से अब 7 निश्चय 2.0 आ गया है, यानी कि 7 निश्चय द्वितीय। तो 7 निश्चय द्वितीय जो है ये आ गया है अगले फेज के लिए, 2020 से 2025 तक ये लागू रहेगा। 7 निश्चय कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं, किसके किसके लिए हैं, लाभार्थी कौन है 7 निश्चयों के, वो सभी हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि 21-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए का किया गया है 7 निश्चय 2 के तहत। ठीक है, 7 निश्चय 2 के तहत 5,000 करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय जो है ये इतना रहा है। राशि नहीं याद रखनी है, लेकिन ये जो है कितना है, कुल व्यय का क्रमशः 67.37% है और 32.63% है। तो मतलब 67.37% बजट के हिस्से से विकासात्मक व्यय किया जाएगा और 32.63% से गैर विकासात्मक व्यय किया जाएगा। ठीक, उसके बाद लोक ऋण का अधिशेष इतना है और ये राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी या फिर जीएसडीपी का कितना है, 31.95%। ये फिगर पूछा जा सकता है कि जो आपका लोक ऋण है, लोक ऋण अधिशेष, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है। तो ये है आपका 31.95%। उसके बाद अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण है, ये सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, ये 38.66% रहने का अनुमान है। उसके बाद तारा किशोर प्रसाद का ये दूसरा बजट है जो प्रस्तुत कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सकल घरेलू उत्पाद जो है इतना रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद जो है डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 2022-2023 में अनुमानित सकल घरेलू राज्य उत्पाद की विकास दर इतनी आंकी गई है 2022-23 में। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का आएगा उसमें
21-22 के हिसाब से दिया होगा, ठीक है, 22-23 ने दिया होगा, तो वो भी आप याद रखेंगे और 22-23 के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और 2022-23 में राजकोषीय घाटा इतना रहने का अनुमान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, राजकोषीय घाटा जो है पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी अधिसीमा कितनी निर्धारित है, 3.5%, और ये उससे कम पाया गया है 3.47%। फिर उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागवार स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय एवं स्कीम मद में सर्वाधिक आवंटन पाने वाले शीर्ष 5 विभाग कौन से हैं। शीर्ष 5 नहीं भी याद रखेंगे तो 3 अगर याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा, यानी कि विभागवार स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय और स्कीम मद में सर्वाधिक व्यय जो प्रतिशत के हिसाब से है किस विभाग को किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यय किया जा रहा है शिक्षा विभाग में, ये 16.49% है। फिर पेंशन देने में खर्चा होगा, फिर ब्याज भुगतान करने में, फिर स्वास्थ्य में, फिर ग्राम विकास में, ठीक है। ये है शीर्ष 5 मद। फिर उसके बाद वित्तीय वर्ष 22-23 में विभागवार स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय एवं स्कीम व्यय में सर्वाधिक आवंटन पाने वाले विभाग का कितनी राशि दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। राशि बहुत रेयर केस में आपसे पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, इतना काफ़ी अगर आप क्रम ध्यान रखेंगे कि किस क्रम में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। अब जैसे विभागवार दिया हुआ है आपका ये करोड़ रुपयों में और बजट व्यय में, ये टेबल उतनी जरूरी नहीं है, बस खाली मैंने आपको जो फिगर बताया कि आपको क्रम से याद रखना है कि किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन हुआ, फिर किसको हुआ, शिक्षा विभाग, पेंशन, ब्याज, स्वास्थ्य, ऐसे करके याद कर लीजिए। उसके बाद पथ निर्माण और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं। इन विभागों में प्रक्षेत्र में वर्ष 2022-23 में इतने करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सड़क रखरखाव मरम्मत मत जो है इतने करोड़ रुपयों का रहेगा, ठीक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और समाज एवं संबंधित विभागों को इतना रुपए व्यय किया जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने अनेक राजकोषीय उपायों द्वारा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2021-22 के लिए 9.8% रखा था, ठीक है। 21-22 में 9.8% और 22-23 में 9.7% अनुमानित किया था, ठीक है। लेकिन अगेन जब इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और भी ये परसेंटेज का फिगर हो सकता है, उसे भी हमें याद करना होगा। अभी कुल प्राप्तियां दी हुई हैं, कुल व्यय दिया हुआ है, राजस्व बचत दिया हुआ है। राजस्व बचत जो है कितना है, जीएसडीपी का 0.64% है। राजकोषीय घाटा आपको बता दिया 3.47% है। इस पूरे में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही दोनों फिगर इंपॉर्टेंट हैं और याद करने लायक हैं आपके लिए एग्जाम के लिए। उसके बाद ये जैसा चार्ट दिया जाता है हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, वो हमने यहाँ से कट किया है। ये आपको रफ एस्टिमेट देता है कि किस किस तरीके से खर्चे किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर पैसा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए, जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको ध्यान देते हुए चलिएगा। जैसे बजट 2022-23 में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति, यानी कि रुपया कहाँ से आता है राज्य सरकार के पास, ये है यहाँ पर, ये ट्रेंड शो किया गया था एक चार्ट में, वहीं से हमने लिया है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है 46% है, यहीं से बिहार सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है। फिर राज्य का अपना कर राजस्व 21% है और कर भिन्न राजस्व ये 3% है। तो ये कुल मिलाकर स्ट्रक्चर है कि बिहार राज्य राजस्व कैसे प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बजट 2022-23 में क्षेत्रवार व्यय संरचना, यानी कि रुपया कहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सोशल सर्विसेज पर खर्च किया जाएगा, फिर जनरल सर्विसेज पर खर्च किया जाएगा, फिर आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा, फिर लोक ऋण पर, फिर सहायता अनुदान पर, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है बिहार, और कोई भी पिछड़ा हुआ स्टेट करता है। ये हमने आपको बताया स्कीम मद में जो ये कुल मिलाकर आपका सर्वाधिक आवंटन पाने वाले विभागों का प्रतिशत जो है, इसको क्रम से आपको याद रखना है, प्रतिशत भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक जिसका है उसका प्रतिशत एक बार चाहे तो देख सकते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग का सर्वाधिक है तो 16.49% शिक्षा पर खर्च करेगी बिहार सरकार, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद इन विभागों में जो स्कीम्स चलाई जाएंगी उसके अगर व्यय की बात कर लें, ठीक है, विभागवार वार्षिक स्कीम उद्व्यय की बात कर लें, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसका है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है शिक्षा का, फिर है ग्राम विकास का, ठीक है। शिक्षा और ग्राम विकास में शिक्षा और ग्राम विकास विभाग में सबसे ज़्यादा स्कीम्स पर पैसा खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारी जो स्कीम्स हैं उस पर जो राशियाँ हैं वो कभी कभी पूछी जाती हैं। जैसे यूपी में एग्जाम होते हैं तो ये ट्रेंड है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही होती हैं यूपी बजट में, उस पर क्या आवंटन किया गया है, ये सब चीज़ें कई बार पूछी जाती रही हैं। बिहार के लिए भी हम ऐसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लाइन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार एक स्टेट पीसीएस दूसरे स्टेट पीसीएस का पैटर्न क्वेश्चन कॉपी करते हुए देखे गए हैं, पास्ट में भी, अभी भी कर सकते हैं। तो सबके लिए आवास ग्रामीण के लिए ये कितना आवंटन किया गया है, 86 करोड़ रुपए करीब। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए किया गया है 5014 करोड़ रुपए करीब, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा के लिए 2,500 करोड़ रुपए किया गया है। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए किया गया है 950 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए।
फिर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए किया गया है 620 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी कुल मिलाकर कितनी बन रही है बिहार में, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले कौन सी स्मार्ट सिटी बनी थी, सब अभी आगे हम बताने वाले हैं। फिर सबके लिए आवास शहरी के लिए 524 करोड़ रुपए। उसके बाद नीली क्रांति समेकित विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन यानी कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के लिए 328 करोड़ रुपए, करीब 328.43 करोड़ रुपए। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट यानी स्ट्राइव स्कीम के लिए 102.13 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 200 करोड़ रुपए। हर खेत को पानी के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए 1329 करोड़ रुपए। फिर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए। वर्ष 2022-23 में 6 सूत्र का बजट प्रस्तुत किया गया। ये सूत्र पूछे जा सकते हैं। ये 6 पिलर, 6 फॉर्मूला या फिर 6 हम लोग कह सकते हैं थीम्स हैं बजट की, इन पर फोकस किया जाना है। इन थीम्स के नाम सबसे पहले जरूरी है, जैसे कि स्वास्थ्य प्रथम, द्वितीय है शिक्षा, तृतीय है उद्योग और उद्योग में निवेश, चतुर्थ है कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज। पंचम सूत्र है इनका ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर षष्टम यानी कि छठा सूत्र है कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो इसके अंतर्गत क्या क्या फोकस किया गया है, उससे संबंधित छोटी छोटी डिटेल्स अभी आगे देखेंगे। मोटे तौर पर क्या है कि चिकित्सा महाविद्यालय और अन्य संस्थानों में 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं, उनको क्रियाशील किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन डेफिशिएंसी महसूस की गई थी कोविड वेव में, जब ये आपकी सेकेंड वेव आई थी। द्वितीय सूत्र शिक्षा है। लगातार जो है बिहार के लिटरेसी रेट पर तंज कैसे जाते रहे हैं, तो उसमें नवाचार करने की बात कही जा रही है। 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा में नवाचार, गुणात्मक आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए इतने करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 16.5% है। 16.47 है, वही आप 16.5 मान सकते हैं। फिर उसके बाद तृतीय सूत्र क्या है, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीतियाँ, ये 2021 में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास, सहकारिता और कुल मिलाकर अंडे की पैदावार बढ़ाने से संबंधित ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो बना रही है सरकार, उसके संवर्धन संबंधित प्रयास किए जाएंगे। ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। पंचम सूत्र यानी कि ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना। बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल आज भी काफ़ी कम है और लगभग 80% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, तो विभिन्न स्कीम्स जो है ग्राम स्तर पर भी लाई जाएंगी। कल्याण विभिन्न वर्गों का, तो सारे वर्गों का कल्याण करने की बात कही बिहार सरकार ने। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, बच्चों सभी का कल्याण किया जाएगा और उसके तहत विभिन्न स्कीम्स चलाई जाएंगी, दिव्यांगजनों के लिए भी, वृद्धजनों के लिए भी और सभी वंचित वर्गों के लिए। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की, लेकिन हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको कह देंगे कि बिहार बजट 2022-23 में इनमें से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था या फिर कितने सूत्र का बजट था, तो 6, ठीक। उसके बाद अवसर बढ़ें आगे पढ़ें, अवसर बढ़ें आगे पढ़ें के लिए क्या किया गया है कि कई सारे संस्थान खोले गए हैं, ठीक है। और 23 चयनित जिलों में 12 में GNM संस्थान स्थापित किए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, फार्मेसी कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, चिकित्सा महाविद्यालय BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कुल मिलाकर अवसर बढ़ें आगे पढ़ें का मतलब जाहिर सी बात है इसमें एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और कई सारे संस्थान इसमें खोले जा रहे हैं। 7 निश्चय 2 बहुत ज़रूरी है, तो अब 7 निश्चय 2 पर आ जाते हैं। बजट आवंटन इसका इतना है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। और 7 निश्चय है क्या? पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। औद्योगिक प्रशिक्षण, पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तभी तो युवा शक्ति निखरेगी, तभी बिहार की प्रगति होगी, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण में कहाँ पर लगेंगे? पटना, नालंदा, दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। युवा शक्ति बिहार की प्रगति को अचीव करने के लिए हर प्रमंडल में टूल रूम होंगे। हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुनियादी समस्या को आप एकदम से नहीं दूर कर सकते हैं। अगर कोई तकनीकी शिक्षा लेने जा रहा है लेकिन उसकी पुरानी स्कूलिंग किसी भी कार्डों से हिंदी माध्यम में हुई है, तो उसको आगे इंग्लिश में टेक्निकल एजुकेशन परसीव करने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन या फिर तकनीकी शिक्षा जो है हिंदी माध्यम में उपलब्ध करवाई जाए। 7 निश्चय 2 में दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना इसमें लॉन्च की गई है। इसमें इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तक और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखिएगा। तृतीय 7 निश्चयों में, मतलब 7 निश्चय 2 में जो तीसरा निश्चय है वो है हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इरिगेशन को प्रमोट करेंगे। 7 निश्चय 2 में जो 4th वाला है वो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। नगर विकास और आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति भी अधिसूचित की गई है इसके लिए। फिर 7 निश्चय 2 में जो 5th वाला है वो है आपका ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना है। 34 नगर निकायों में यानी कि लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, ओल्ड एज होम जिसको हम लोग बोलते हैं। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। 7 निश्चय 6 है सुलभ संपर्कता। तो इसके तहत लॉजिस्टिक्स पर और ट्रांसपोर्ट पर काम किया जाना है। इसके बारे में डिटेल से यही है कि लगातार सुलभ संपर्कता के तहत रोड जो है चौड़ी की जा रही है। स्टेट हाईवेज हों, नेशनल हाईवेज हों, इन सबका डेवलपमेंट बिहार सरकार कर रही है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये है 7 निश्चय। सेकेंड फेज में 7वां और आखिरी निश्चय बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता होगी। जाहिर सी बात है कि कोविड के बाद से स्वास्थ्य वन ऑफ द मेन जो है फोकस एरिया हो गया है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। सेकेंड वेव में जिस तरीके के हालात देखे गए थे कि कंटेन करना मुश्किल हो जा रहा था, और ये सब जो है किस लिए हुआ था, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था भारत में उस समय। तो जैसे ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज चलती है आयुष्मान भारत के तहत, वैसे बिहार सरकार भी करेगी, वो लोग कह रहे हैं। ठीक है। और स्वास्थ्य संसाधनों को बेहतर और विस्तारित करने हेतु कई सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है। कृषि विभाग की अगर हम बात कर लें तो 2020-21 में इसकी विकास दर रही है 3.7%। 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट वितरण किया गया था। 2021 में पहली बार 1000 किलो शाही लीची जो है, जो जीआई रजिस्टर्ड है, लंदन भेजी गई। 750 किलो शाही लीची दुबई भेजी गई और 500 किलो जर्दालू मैंगो जो है लंदन भेजा गया था। जैविक कॉरिडोर जो है ये बनाया जा रहा है। इससे 188 किसान उत्पादक संगठन जो है अस्तित्व में आए हैं इस कॉरिडोर से। जैविक कॉरिडोर गुजरता है कितने डिस्ट्रिक्ट से बिहार में? 13 जिलों में, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए 18 किसान मेले का आयोजन हुआ है वर्ष 2021 में। और भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 में 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम विकसित किए जा रहे हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बारे में बात कर लें तो 1000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है। बिहार में मत्स्य उत्पादन जो है इतने मीट्रिक टन पहुंच गया है। मत्स्य उत्पादन में बिहार देश में जो है चौथा राज्य है। ठीक है। बिहार में मत्स्य उत्पादन कौन से जिले करते हैं, ये हम जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको जानकारी देंगे। सब कुछ एक ही में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। ठीक है। राज्य में दूध का उत्पादन जो है कितना हुआ था 2020-21 में? इतने लाख मीट्रिक टन हुआ था। अंडे का वार्षिक उत्पादन इतना हो गया है। कुल मिलाकर इसमें ग्रोथ शो की जा रही है। ठीक है। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सहकारिता विभाग, एनआईसी के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था पास्ट में। इसमें कुछ अचीवमेंट्स जो है गिनाती है सरकार अपने बजट में, वही हम चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि संयंत्र योजना के तहत राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना की जानी है। प्रत्येक पैक्स को 15 लाख रुपए की राशि में 50% यानी 7.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे। बाकी बिना ब्याज में लोन के तहत इसको मिलेंगे, आप उसको लौटा सकते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2021 से 22 के बीच 5 चावल मिलें स्थापित की गई हैं बिहार में। ठीक है। फिर इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग की सफलताएं गिनाई बिहार सरकार ने कि मनरेगा के अंतर्गत 19 जनवरी 2022 को 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी आधे से भी ज़्यादा है। उसके बाद एमजी नरेगा के अंतर्गत 2022-23 के लिए अनुमानित मानव दिवस सृजन यानी कि मैन डे क्रिएट करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 25 करोड़ रुपए का। ठीक है। 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2021-22 में 50 रूरल रिटेल मार्ट खोले गए हैं बिहार में। 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 150 रूरल रिटेल मार्ट खोले जाने का लक्ष्य है। और 51 दीदी की रसोई खोली गई हैं बिहार में 2021-22 में। और 2022-23 में लक्ष्य कि 9 और खोलेंगे, 60 कर देंगे इसको।
दीदी की रसोई कार्यक्रम के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले ये 2021-22 के करीब वैशाली के जिला अस्पताल में शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है कि ये कैंटीन डेवलप की जाती है, नाम से पता चल रहा है दीदी की रसोई। ये हॉस्पिटल में डेवलप की जाती है जिससे मरीजों को पौष्टिक खाना जो है बहुत ही नॉमिनल रेट पर मिल सके। तो दीदी की रसोई इज एसोसिएटेड विद वॉट, तो इसमें मरीजों को, ठीक है, पेशेंट्स को, हॉस्पिटल पेशेंट्स को पौष्टिक खाना यानी कि न्यूट्रिशनल फूड उपलब्ध कराने संबंधित है, वो भी नॉमिनल प्राइस पर। ये है दीदी की रसोई। सबसे पहले अगर पूछ ले कहाँ शुरू किया गया था तो वैशाली के जिला अस्पताल में, ठीक है। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने क्या यहाँ पर तरक्की की है उसके बारे में बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज़ की कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई और राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में मुंगेर, पटना, हाजीपुर, छपरा एवं बेगूसराय को टॉप 10 में स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक। लेकिन पिछले साल जो है ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा नहीं कुछ अच्छा कर पाए थे बिहार के डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक। बिहार के 24 पुराने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। सर्वाधिक ODF प्लस गांव जो है वो कहाँ पर हैं, वो तेलंगाना में है, ये हमने आपको बताया था करंट अफेयर में। अटल नवीनीकरण और शहर परिवर्तन स्कीम यानी अमृत जो है बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों में कार्यान्वित की जा रही है। जैसे अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि अमृत स्कीम इज ऑपरेशनल इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार या फिर हाउ मेनी कॉरपोरेशंस ऑफ बिहार, तो उसका आंसर होगा 12, ठीक। प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया जा चुका है, हमने आपको करंट अफेयर में बताया था। बिहार में स्मार्ट सिटी विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ में तेजी से काम चल रहा है। बिहार में सबसे पहले स्मार्ट सिटी 2016 में किसे चुना गया था, भागलपुर को, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 3 और यहाँ पे चुने गए थे। तो कुल मिलाकर बिहार में कितने स्मार्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं अगर ये सवाल आ जाए तो 4। कौन कौन से हैं, कौन नहीं शामिल है बिहार के स्मार्ट सिटीज़ में, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, ये कुल मिलाकर केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4 ये डिस्ट्रिक्ट बिहार के चुने गए हैं जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब ये 4 ही हैं बिहार से। उत्तर प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलप किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत। पटना मेट्रो रेल के बारे में बताया गया बजट में कि 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है। एक दानापुर से प्रारंभ होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग यानी कि बेली रोड, पटना रेलवे स्टेशन मीठापुर से गुजरते हुए यहाँ तक जाएगा। एक स्टेशन आकाशवाणी गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए यहाँ से यहाँ जाएगा। कुल मिलाकर पटना मेट्रो में 2 कॉरिडोर जो हैं चयन किए गए हैं बनाने के लिए, वो यहाँ पर बताया गया था बजट में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्या क्या यहाँ पर तरक्की की है वो बताया बजट में कि 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है 2021-22 के लिए किया गया था। और बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए भागलपुर में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन आया था, ठीक है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता किया गया था। उसके बाद बिहार में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था और पक्षी आश्रयणी नागी जामुई डिस्ट्रिक्ट में 15 से 17 जनवरी को पहली बार राजकीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था जिसका नाम रखा गया था कलरव। ये पूछा भी जा चुका है अभी हाल में बिहार के एक एग्जाम में। उसके बाद राजकीय वन्य प्राणी आश्रयणी अंतर्गत राजगीर वन क्षेत्र को स्वर्णगिरी और वैभवगिरी माउंटेन्स की या फिर हिल्स के घाटी क्षेत्र में जू सफारी का निर्माण किया गया है। ये हमने करंट अफेयर में वैसे भी करा दिया है। नेचर सफारी की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर नेचर सफारी में 40 मीटर का ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है। उद्योग विभाग के बारे में बात कर लें तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से लागू है और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य के युवाओं महिलाओं के बीच स्वरोजगार उद्यमिता को संवर्धन करने के लिए 2021-22 में 2 नई योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 18 जून 2021 को लागू की गई थी। अब ये स्पेसिफिक उन्होंने डेट बताई बजट में, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 18 जून 2021 को लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने के लिए जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के लिए इथेनॉल पॉलिसी लागू की गई है। 17 मार्च 2021 को इथेनॉल पॉलिसी आई बिहार की, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट। उसके बाद कोविड-19 संकट से निपटने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी लागू की है बिहार ने। बिहार में 2 प्राधिकरण है, एक है आइडा और एक है बियाडा। तो आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आइडा के द्वारा डोभी अंचल में, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए ये भूमि अधिग्रहित कर ली है। कुल मिलाकर ऐसे पूछेंगे कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप लगाएंगे ढोबी। ढोबी जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के अंतर्गत औद्योगिक विकास केंद्र बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क और टॉयज क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो बेगूसराय में क्या क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर भी बनेगा, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनेगा और टॉयज क्लस्टर भी बनेगा, ठीक। कुमारबाग बेतिया औद्योगिक क्षेत्र मोतीपुर मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, फार्मा एंड सर्जिकल पार्क की स्थापना की जाएगी।
गोरौल वैशाली में प्लास्टिक पार्क बनेगा, कुमार बाग बेतिया में टेक्सटाइल पार्क और एप्रैल पार्क बनेगा। 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग बिहार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। बेहटा पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुख्यालय चेन्नई ने 10 एकड़ भूमि में बीटेक और एमटेक कोर्स प्रारंभ करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। खादी मॉल पटना में सबसे पहले बनी थी, मुजफ्फरपुर और राज्य के अन्य शहरों में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की कुछ अनुशंसा है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक बिहार की राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए टाइड और अनटाइड के रूप में इतने करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है। चूंकि ये 15 फाइनेंस कमीशन से एसोसिएटेड ये न्यूज़ है, तो यहाँ पर राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें 19,561 करोड़ रुपयों का अनुदान फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। एनके सिंह की अध्यक्षता में जो 15 फाइनेंस कमीशन है बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए। और हेल्थ सेक्टर ग्रांट भी आया है फाइनेंस कमीशन की तरफ से पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु 5 वर्षों के लिए 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए 4802 करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बातें हो गई। उसके बाद वन लाइनर तथ्य कर लेते हैं। वन लाइनर तथ्य में बताया गया है कि बिहार राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत निबंधित वक्फ की संपत्ति के विकास हेतु बिहार राज्य वक्फ विकास योजना लागू की गई है। पर्चाधारियों पर आवंटित भूमि पर बेदखल किए जाने की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया था। उसके बाद लघु करदाताओं की सुविधा के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स के मासिक भुगतान योजना QRMP इसको कहा जा रहा था, जिनकी सीमा 5,000 करोड़ रुपए है साल में व्यापार की। 500 करोड़ रुपए एक्चुअली, नॉट 5,000। 500 करोड़ रुपए अगर लिमिट है व्यापारियों की, तो उनके लिए QRMP आई थी कि आप हर 3 महीने में भी GST फाइल कर सकते थे। ठीक है, उनकी सुविधा के लिए। राज्य के वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र और दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, कि तिपहिया डीजल चालित वाहन इन क्षेत्रों में नहीं चलेंगे। इसके बाद बिहार पहला राज्य जिसने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए और इनसे संबंधित व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए दंडात्मक प्रावधान किए 5 जुलाई 2021 को बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। कोविड-19 में कई सारे बच्चों का स्कूल छूट गया था। इसको देखते हुए व्यापक नामांकन अभियान, प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया गया था। 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वापस से इनरोल करने के लिए स्कूल्स में, वापस से उनका नाम स्कूल में लिखाने के लिए एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को चिन्हित करके उसको अनुकरणीय मॉडल के रूप में विकसित करेगी बिहार सरकार की उसी की तर्ज पर अन्य स्कूल्स भी अपने को डेवलप करें। उसके बाद बिहार कैरियर पोर्टल शुरू किया गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद बिहार में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा में होगी। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरिया सराय के परिसर में ये एम्स बनेगा बिहार का दूसरा। उसके बाद पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकास योजना के तहत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है पटना में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा या फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में 100 बेड का स्टे कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। बिहार सरकार ने 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत क्या था कि जो चाइल्ड जन्म लेते हैं हृदय में छेद के साथ, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। उनके इलाज का खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में आपको बताया कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो है OPD मरीज जो है परामर्श ले सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से। पटना शहर को जाम से मुक्त किए जाने की दिशा में जो है यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बनाया जा रहा है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। पटना में प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है जो कि हमारे सिख गुरुओं से संबंधित है। पटना शहर के गुरु का बाग के पास 10 एकड़ में फैले क्षेत्र में प्रकाश पुंज पार्क में गुरु गोविंद सिंह के बेटों यानी कि अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह आदि के नाम पर 4 द्वार बनाए गए हैं और चारों द्वारों पर हेमकुंड साहिब, पावंटा साहिब, नांदेड़ साहिब, केशगढ़ साहिब और पटना साहिब नामक 5 गोलाकार दीवारें भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे प्रकाश पुंज किस धर्म से एसोसिएटेड है, तो सिख से। ठीक है, सिखिज्म से। उसके बाद राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। उसके बाद वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र और संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है और दरभंगा में प्लेनेटेरियम बन रहा है जिसको तारामंडल बोलते हैं।
संकल्प योजना के तहत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और 10 जिलों यानी कि जिनके नाम लिखे गए हैं पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया में ये माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार के 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर्स की भी स्थापना की जाएगी। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इतने मीटर लग भी चुके हैं। तो स्मार्ट मीटर एक बात है जो उत्तर प्रदेश में लगे हैं, स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। और बिहार देश का पहला राज्य है जो 19 किलोवाट तक के अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध प्राप्त करने के लिए, यानी कि विद्युत कनेक्शन अगर आप 19 किलोवाट तक का भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुविधा ऐप से प्राप्त कर सकते हैं बिहार में। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सुपौल में भी 525 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक। और बिहार में वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं और कुल मिलाकर उत्पादन क्षमता इनकी है 54 मेगावाट। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन के लिए और डेवलपमेंट के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जा रहा है। गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण जो है पूर्ण किया जाएगा, जल्द कहा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना था। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य ने अपने यहाँ पर पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश का लागू किया था तो उसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, बिहार ने। इसके बाद अक्टूबर 2021 तक बोधगया में कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बोधगया में 72 एकड़ भूमि को लैंड बैंक के रूप में निर्मित किया जाएगा। इंडिया टुडे समूह द्वारा बोधगया को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में सरकार को टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है, बिहार सरकार को, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, जिनकी मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़ ग्रुप है। न्याय के साथ विकास सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए 5 वर्षों के लिए बिहार के विकास के लिए सुशासन कार्यक्रम 7 निश्चय लागू किया गया, ये हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार में अपनी विशेषताओं के लिए, सफलताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 13 नवंबर 2021 को 75वें स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला था, बिहार ई लोक सेवा के लिए, ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए। उसके बाद मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज बनाया जा रहा है। बिहार द्वारा पंचायती आम निर्वाचन में जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था पहली बार, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई है। इसके तहत अगर कोई महिला बिहार स्टेट की अगर यूपीएससी प्री पास कर लेती है तो उसको मेंस और इंटरव्यू के लिए सहायता राशि 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर बीपीएससी का प्रीलिम्स पास करती हैं तो उनको इंटरव्यू और मेंस की प्रिपरेशन के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। ये है कुल मिलाकर